The first citizen of India is the President of India, who acts as the symbol of unity, integrity, and solidarity of our nation. He is actually the head of the Indian state. Yes, we will read about the Indian President today. I hope thumbnail देख के आपको पहले ही पता चल गया होगा. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो टॉपिक है द प्रेसिडेंट, इसको मैंने कंप्लीट किया इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इस बुक से, और मैं इस टॉपिक को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट डाउन किया. कई बार मुझे ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली पढ़ते जाओ, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह मुझे छोड़ना चाहिए, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो मुझे नोट डाउन करना चाहिए, तो नोट थोड़ा बल्कि हो जाता है. इसलिए मैंने IAS पाठशाला एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था, उसको फॉलो किया, और इस टॉपिक को मैंने लगभग 24 या 25 क्वेश्चंस में समेट लिया. तो मेरा नोट्स भी प्रिसाइज हो गया, ताकि बाद में जब रिवीजन करेंगे तो आसान रहेगा. तो मैं उस क्वेश्चंस को प्रेफर करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स में नोट्स बनाई हूँ. तो आई विल शेयर विद यू लाइक दैट ओनली, एंड इफ यू वांट यू कैन इजीली पॉज द वीडियो एंड टेक नोट्स फ्रॉम देयर. आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट. But before jumping to the main discussion, I would like to introduce myself. I am Swati, an aspirant, and here I am serving you as a study partner, and I welcome you all to my channel Aspiration for Learning. Here we talk about how to prepare for your dream and how to achieve your goal. So without any further delay, let's get started. So in this regard, हमारा पहला क्वेश्चन है, who are the Union Executive and is Attorney General of India considered part of it? पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं हमारा प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव के एक मेंबर है. हमें पता करना है यूनियन एग्जीक्यूटिव के और कौन कौन मेंबर होता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है. तो आपके आंसर है यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स में इंक्लूड रहते हैं द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात जो जितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल काउंसिल में, सब लोग एक साथ में इसका मेंबर होते हैं, एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो ये आपका दूसरा सवाल का आंसर बन गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी यूनियन एग्जीक्यूटिव के एक मेंबर होते हैं. तो एक बार इसको याद कर लीजिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यहाँ पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, क्योंकि आपको देख ही रहे यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं. तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी यूनियन एग्जीक्यूटिव के एक मेंबर है. ओके, दूसरा सवाल है, हु आर द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट. पहली बात तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली नहीं होता है, इट्स इनडायरेक्ट इलेक्शन, एंड इस इनडायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है. हमें जानना है कि उस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन कौन होते हैं, मतलब कौन लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराया जाता है. एंड फिर साथ में देख ले, डू मेंबर्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड असेंबली गेट टू वोट फॉर प्रेसिडेंट. आपके सवाल है कि क्या जो असेंबली डिसॉल्व हो चुका है, मतलब अभी फॉर्म में नहीं है, तो डिसॉल्व होने वाला जो असेंबली है उसके मेंबर्स भी क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं. तो पहली बात ये एक बार देख लेते हैं, ये जो मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज है ना, ये थोड़ा याद रखने वाला है, क्योंकि आप आगे चल के देखेंगे जो लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं वो लोग प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब उनके द्वारा प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट नहीं हो सकता. तो इसलिए हमें ये स्ट्रिक्टली याद रखना है कि कौन मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है. ओके, ठीक है. देखिए, ये मैं मेरे हिसाब से नोट डाउन किया है, अगर आप और भी शॉर्ट कर सकते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा. लेकिन मुझे जैसा लगता है पहली बार आप जैसे पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आप ज्यादा शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट तब भी संभव होता है जब आप कई बार पढ़ चुके हैं. आपको बस कीवर्ड दिखने में ही याद आ जाएगा कि पूरे सेंटेंस क्या था, पूरे कहानी क्या थी, तब जाके शॉर्ट नोट्स काम आता है. अदरवाइज आप एक कीवर्ड लिख तो लिया, लेकिन बाद में जब रिविजन करेंगे देखिए आपको याद ही नहीं आएगा कि इस कीवर्ड्स के रिगार्डिंग एक्चुअली बात क्या थी. तो पहले तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन देखिए, आंसर याद कीजिए, मतलब याद कीजिए, मतलब बैठ के याद नहीं करना है, फ्रीक्वेंटली रिविजन करते करते आपको कहानी समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा. फिर जब आप 4 बार रिवाइज कर लिए, फिर आप एक जगह में बैठिए, क्वेश्चन पेपर सामने लीजिए, बस क्वेश्चंस लेके आप, मतलब वो जैसे बचपन में हम मैथ प्रैक्टिस करते थे, जस्ट कैलकुलेशन, वैसे आप बैठ के क्वेश्चन का आंसर एक कीवर्ड में क्या हो सकता है अगर आप लिख पा रहे हैं, तो वो आपका फाइनल जो नोट्स बन गया कीवर्ड का, वो आप रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम से पहले. इट विल हेल्प यू, ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, आप अभी टाइम खर्च कर रहे हैं तो एग्जाम के टाइम जाके रिवीजन के लिए आपके पास टाइम बचेगा. सो मुद्दा बात ये है, नाउ यू हैव टू रीड प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट यू हैव टू फ्रीक्वेंटली रिवाइज दैट नोट्स, और 4-5 बार रिवीजन होने के बाद अपने आप ही वो कंसाइज हो जाता है. जब कीवर्ड देखे मुझे पता चल गया कि हाँ ये होगा, तो तब जाके दिक्कत नहीं होता. तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर कौन कौन होता है. पहली बात तो इलेक्टेड मेंबर्स, इस बात पे ध्यान दीजिए, ये नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है जो लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लेते हैं. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा. राज्यसभा एंड लोकसभा के जितने सारे इलेक्टेड मेंबर्स है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं. सेकंड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, मतलब इंडिया में जितने सारे स्टेट्स है, सारे स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका इलेक्टेड मेंबर. तो क्या हो गया, इलेक्टेड मेंबर्स हर जगह के, जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, इन दोनों के भी इलेक्टेड मेंबर, और हर एक स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है उनका इलेक्टेड मेंबर्स. अब जाहिर सी बात है, मन में सवाल आते हैं कि हर स्टेट के बात हमने किया और हम जो पार्लियामेंट है उसका दोनों हाउस की भी बात की, तो क्या यूनियन टेरिटरीज के कोई मेंबर इसमें पार्ट नहीं लेते हैं. तो इसका आंसर है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, इन दोनों यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं. अदरवाइज कोई भी यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स, इलेक्टेड ना नॉमिनेटेड, कोई भी मेंबर पार्ट नहीं लेते. तो लेट्स कंसाइज इट.
उससे पहले ये देख लीजिए कि जो डिसॉल्व्ड असेंबली मेंबर होते हैं वो लोग मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि जब आपको असेंबली डिसॉल्व हो जाता है तो वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्लियामेंट का पार्ट नहीं रहते। और पहले दो शर्त में ही बोला गया है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर होना पड़ेगा आपको, दोनों में से कोई भी एक हाउस का या तो इलेक्टेड मेंबर होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इलेक्टेड मेंबर आपको होना पड़ेगा, तब भी जाके आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, आप क्वालिफाई है। लेकिन जो असेंबली डिसॉल्व हो चुका है उसका मेंबर होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब एग्जिस्टेंस कोई भी लेजिस्लेटिव या तो फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के कोई भी हाउस का मेंबर नहीं रहते, तो दैट्स वाई आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ना ये फॉर्मूला ये थोड़ा आप अपने हिसाब से याद रखिएगा, एक बार समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एमएलए वोट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एमपी, एमपी मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सेंट्रल का है और ये है एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट का है। ठीक है, स्टेट में होता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड एमपी होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ये ना ये जो फॉर्मूला बोला गया ये पर वन वोट के लिए बोला गया, जैसे वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए का वोट का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। मतलब एक स्टेट में, पहले हम बात कर रहे हैं स्टेट का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो वोट दान कर रहे हैं, मतलब एक एमएलए जो वोट दे रहे हैं वो किसके बराबर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है साधारण जनगण इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, दिस इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारा प्रतिनिधि होकर वहाँ पे वोट दे रहे हैं। तो एक एमएलए का जो वोट है उस किसके बराबर होता है, उसी स्टेट का टोटल पॉपुलेशन जो होता है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ पे नजर डालिए इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि बात ही इलेक्टेड मेंबर का हो रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जितने सारे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड है सारे मेंबर्स का नंबर जो है उसको अगर आप टोटल पॉपुलेशन को उससे द्वारा डिवाइड करेंगे तो उसके साथ 1/1000 करने पे जो आपको मतलब जो नंबर आएगा वही एक एमएलए का वोट का बराबर है। समझ में आया, ये थोड़ा समझ लेंगे तो अब कैसे याद रह जाएगा, क्योंकि जो एमएलए होता है उसको साधारण जनगण ही इलेक्टेड करते हैं, तो वो हमारा प्रतिनिधि है ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो हमारा प्रतिनिधि है। तो एक एमएलए जो वोट देंगे वो हमारे टोटल पॉपुलेशन को अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो उसी लेजिस्लेटिव असेंबली में है उससे डिवाइड करके 1/1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो जो संख्या आएगा वो एक एमएलए का वोट का बराबर है, एज इक्वल टू एमपी। एमपी के बारे में भी सेम बात है, लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उस हिसाब से बात आएगा, जैसे टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, सारे स्टेट का जितने सारे एमएलए है उनका वोट का वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू सारे स्टेट का, मानिए 5 एमएलए है होल ओवर इंडिया में, ये मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, मान के चलिए, तो वो 5 एमएलए का जो वोट है टोटल 5 है, तो वो 5 को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इस बार हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से, टोटल जितने सारे मेंबर है पार्लियामेंट में उससे। अगर ये टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट अगर 10 है एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 5 है, तो इसका करके जो 2 आता है वही एक एमपी का वोट का बराबर है। ये जस्ट आप याद रखेंगे और ये याद तभी आपको रहेगा जब थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, अदरवाइज आप गड़बड़ कर ही देंगे, अगर बात को समझ लिए तो याद रह जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये हमें याद रखना है। अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट्स द सिस्टम ऑफ वोट फॉर पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सॉरी पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, व्हाट्स द सिस्टम ऑफ वोट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिस्टम ऑफ वोट क्या है, मतलब वोट का जो सिस्टम है वो एक्चुअली में क्या है। अब देखिए ये ना 2-3 क्वेश्चन छोटा छोटा एक साथ में है, तो ये हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। व्हाट्स द मेजोरिटी, मेजोरिटी क्या है, कैन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट इफ देयर आर अनफुलफिल्ड वैकेंसीज अमंग इलेक्टोरल कॉलेज। हम पहले ही देखे हैं इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये लोगों को लेकर इलेक्टोरल कॉलेज गठन होता है। अब यहाँ पे आपका सवाल है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज फुलफिल नहीं है तो उसके बेसिस पे क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहली बात, द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot। मतलब एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा जैसे वोट होता है और सीक्रेट बैलेट में वोट किया जाता है, नो वन कैन सी दैट, तो ये सीक्रेट बैलेट में वोट किया जाता है। दिस सिस्टम ensures that the successful candidate is returned by the absolute majority of vote। ये मतलब सिक्योरिटी के लिए इस सिस्टम में वोट कराया जाता है ताकि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो रिटर्न कर सके बाय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट। ठीक है, तो ये है सिस्टम। एंड नेक्स्ट जो था कि इलेक्टोरल कॉलेज अगर फुलफिल नहीं है उसमें वैकेंसीज रहता है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर पाएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, तो आपका आंसर है नो नो वी कांट। बोल रहा है द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ओके, अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है कुछ भी है वो आपकी प्रॉब्लम है, आप अगर इलेक्शन हो गया तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज प्रेसिडेंट नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। अभी तक हम यही बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली साधारण जनगण द्वारा नहीं किया कराया जाता, पर क्यों, जबकि हम एमपी एमएलए हम चूज करते हैं तो क्यों हम प्रेसिडेंट को चूज नहीं कर सकते। तो उसके सपक्ष में ये लक्ष्मीकांत में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, हम उसको एक बार देखेंगे। पहली बात है, ये जो नोट्स में बनाए हूँ क्वेश्चन को देख के ये पूरी तरह लक्ष्मीकांत बेस्ड है,
अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप बुक्स ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट ऑल्सो, शायद मेरे बात आपको समझ में ना आए तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा बुक में। टोटल 28 क्वेश्चन है, मैं सोचा था 24-25 होगा, तो आज इस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम 14 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो टू लॉन्ग ना हो जाए। आफ्टर दैट इन द सेकंड पार्ट वी विल कंप्लीट रेस्ट ऑफ द 14 क्वेश्चंस। ओके, मतलब 28 है इसलिए मैं 14 करके डिवाइड किया, अगर थोड़ा कम होता तो कोशिश करती है वीडियो में आ जाए तो चलिए हम देखेंगे कि क्यों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता। यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली ना होने के पीछे कुछ वजह है, जैसे कि पहली बात, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इन हार्मोनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के पार्ट ही है, मतलब ये सिस्टम में ऐसे ही होता है। अब अंडर दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। आपको पता है हमारा जितने सारे काम है, कागज, हर जगह स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, लेकिन काम जो करते हैं वो है द प्राइम मिनिस्टर विथ द हेल्प ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मतलब की बात यह है कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एक्चुअली जो रियल पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जिसको हेडेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। मतलब ओके, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इनडायरेक्टली होने के पीछे ये पहला कारण है कि ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल पावर इज वेस्टेड ऑन प्राइम मिनिस्टर हु वर्क्स विद द हेल्प ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब दूसरा कारण भी देख लेते हैं, ये जो मैं अभी आपको बोला ना कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर डायरेक्टली होता है तो उनको हमें पावर देना पड़ता है, वही बात इधर में लिख कर रखी थी। अब सेकंड जो रीजन है वो है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली एंड टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग ड्यू टू द वास्ट साइज ऑफ द इलेक्टोरेट। दिस इज अनवारंटेड इन कीपिंग इन व्यू दैट ही इज ओनली अ सिंबॉलिक हेड। तो बात घुमा फिरा के सेम ही है कि सिंबॉलिक हेड जो है उसके लिए हम इतना पैसा, इतना समय, इतना एनर्जी क्यों बर्बाद करें। अब बोले बर्बाद क्या कैसे, क्योंकि आपको पता है हमारा भारत एक वास्ट डेमोक्रेसी है, मतलब इसका पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इतने सारे लोग अगर हर एक वोट प्रेसिडेंट के लिए डालेंगे तो ये वास्ट इलेक्टोरेट होने की वजह से पूरे इलेक्शन प्रोसेस बहुत टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग होगा और कॉस्टली भी हो जाएगा ना। इलेक्शन कंडक्ट कराने में हर साल बहुत पैसा खर्च होता है, और अगर प्रेसिडेंट के लिए भी सेम काम कराया जाएगा तो बहुत पैसा भी जाएगा, टाइम एंड एनर्जी भी कंज्यूमिंग होगा, और उनको हम कोई पावर भी नहीं दे रहे हैं। ही इज ओनली अ सिंबॉलिक हेड, तो यहाँ पे कोई वजह ही नहीं है, मतलब क्यों ही करना है। तो दैट्स वाई, तो दोनों कारण बोला, दोनों घुमा फिरा के एक ही बात है। पहली बात तो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल पावर जो है वो काम जो है वो करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को विद द हेल्प ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उसके साथ साथ दूसरी बात यह है, इतना वास्ट इलेक्टोरेट के द्वारा अगर कंडक्ट कराया भी जाता है डायरेक्ट इलेक्शन तो दैट विल बी टू मच कॉस्टली एंड टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। सो दैट्स व्हाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में कभी भी प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्टली इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराया जाता। ओके, लेट्स कम्स टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, व्हाट इज नीडेड फॉर नॉमिनेशन। अब बात है कौन करते हैं, कैसे करते हैं, वो जब हम देख लिए, अब हम देखेंगे जो क्वालिफिकेशन है, मतलब जो लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट होगा उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और मतलब नॉमिनेशन के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मतलब रिक्वायर्ड है, अदरवाइज यू कांट नॉमिनेट योर नेम। तो नॉमिनेशन के लिए कौन सा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमें जानना है। देखिए, क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। 4 पॉइंट दिया हुआ है। पहले पॉइंट में बोला है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं तो पहला कंडीशन है यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको ऑब्वियसली भारत का सिटीजन होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखे हैं पहली बात ही है प्रेसिडेंट भारत का पहला सिटीजन होता है, तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। एंड शुड बी कंप्लीट 35 ईयर्स ऑफ एज। बिलो 35 आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आप इलेक्शन में जो स्टैंड करने के लिए आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो पहली बात, यू शुड हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ आपकी उम्र 35 साल होना है एंड शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर होने के लिए आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, मतलब आपके क्वालिफिकेशन ऐसा होना है जो कि एक मेंबर ऑफ लोकसभा जो होते हैं उनके बराबर है, ठीक है। एंड फोर्थली, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। आप स्टेट और यूनियन के कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम नहीं करेंगे, मतलब जो होता है ना नौकरी हो गया जैसा ऐसा कुछ कि आप कर रहे हैं ऐसा आप नहीं कर सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है जो काम के बदले में आपको पैसा मिल रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट या एनी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर आपको ऐसा कोई काम नहीं करते रहना है जब आप इसके लिए मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहे हैं तब। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा था, व्हाट इज नीडेड फॉर नॉमिनेशन। देखिए, नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इसका मतलब क्या है पता है, जो नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट का उसके लिए उनको नाम सच में नॉमिनेट किया जाता है। 50% लोग नॉमिनेट करते हैं और उसके बाद 50% लोग उसको समर्थन करते हैं। पहले ये जो क्वालिफिकेशन का एक यहाँ पे देखिए, क्वालिफिकेशन का एक में बोला नहीं था कि वो लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड है, मतलब कह सकते हैं उस टाइम में वो लोकसभा का मेंबर ही होते हैं। तो वहां पे उनको नॉमिनेट करने के लिए 50% लोग, 50% जो मेंबर्स होते हैं वो उनको उनके नाम सब्सक्राइब करते हैं, मतलब उनके नाम बोलते हैं कि हाँ ये इनको प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये इनको नॉमिनेट करो। और जो 50% लोग होंगे इलेक्टर्स वो उनको सपोर्ट करेंगे, तब जाके इनका नाम नॉमिनेट हो पाएगा। इतना आसानी से नहीं कि मेरा मन किया मैं स्टैंड कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको आपका नाम नॉमिनेट किया जाएगा और 50% लोग उसको समर्थन करेंगे, तब जाके आपका मतलब आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए स्टैंड ले सकते हैं। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक, और इसके साथ साथ और एक कंडीशन है, वो है जो कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े होंगे उनको 15,000 आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लायबल टू बी forfeited in case of candidate fail to secure 1/6 of the vote polled
अगर इन केस वो कैंडिडेट 1/6 ऑफ वोट पोल, ये जो 1/6 वोट है इसको भी सिक्योर कर नहीं पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो 15,000 रुपये आरबीआई में देना पड़ता है, ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप 1/6 वोट भी नहीं ले पा रहे हैं तो वो फेलियर के लिए आपको ये देना है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। लेट्स कम टू द 7th क्वेश्चन, व्हाट आर सम प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एंजॉयज बाय द प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन हो गया, हमें जानना है प्रेसिडेंट को कौन सा प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज मिलता है, मतलब ये वन काइंड ऑफ बेनिफिट्स है जो प्रेसिडेंट को मिलता है अगर वो मतलब इलेक्टेड होने के बाद की वो बात हो रही है, तो उनको क्या क्या मिलता है प्रिविलेज और इम्यूनिटीज, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है, कैन सिविल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम, क्या उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग हो सकता है, ये भी हम देखेंगे। इसका आंसर है, द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, एक नहीं उनको कई इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस मिलता है। इसमें आते हैं मेनली 3 आते हैं, जैसे ही एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स, ऑफिशियल काम के लिए उनको पर्सनल इम्यूनिटी मिलता है लीगल लायबिलिटी के, ठीक है। सेकेंडली, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब जिस टाइम में उनका काम चल रहा है, 5 years ऑफ टर्म होता है, तो उसमें ही इज इम्यून फॉर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, मतलब खाली प्रेसिडेंशियल जो काम होता है उसके लिए नहीं, उनके पर्सनल एक्ट्स के लिए भी उनको इम्यून किया जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, मतलब वो हमेशा बेनिफिट में रहेंगे जबकि उनका टर्म ऑफ ऑफिस कंटिन्यू चल रहा है, मतलब वो गद्दी में है तब। एंड थर्डली, ही कैन नॉट अरेस्टेड और इम्प्रिजन, ना तो आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं ना उनको इम्प्रिजन कर सकते हैं। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ नोटिस, मतलब अगर अरेस्ट करना है या मतलब क्या बोलूं इम्प्रिजन करना है तो उससे पहले 2 महीने पहले आपको उनको नोटिस देना पड़ेगा। सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। तो यहाँ पे और भी बोल रहे हैं कि उनका अगेंस्ट में आप सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, मतलब उनका ऑफिस का पहले हम बोले तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस में उनको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यून होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, लेकिन वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अगर सिविल प्रोसीडिंग्स आए, हाँ आप उनको एक्यूज कर सकते हैं, बट जब आप अरेस्ट या इम्प्रिजन करने की बात आती है तो उनके पर्सनल एक्ट के लिए हो रहा है, मतलब जब वो गद्दी में है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा है, उस टाइम में सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकता है, लेकिन उससे पहले 2 महीना पहले उनको एक नोटिस देना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। आफ्टर 2 months यू कैन टेक एक्शंस, ओके। तो दिस इज द फैक्ट। और एक बार रिपीट करो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हम कुछ नहीं कर सकते उनका टर्म ऑफ ऑफिस में, अगर वो प्रेसिडेंशियल काम हो तो भी नहीं, अगर पर्सनल एक्ट हो तो भी नहीं हम कुछ कर सकते, लेकिन हम सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं उनके अगेंस्ट में, बट बिफोर 2 months उनको एक नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद आप एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 ways in which president can be removed। बोला जाता है 2 रास्ता है जिसके द्वारा आप प्रेसिडेंट को उनका ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं बिफोर एंड हिज टर्म, मैंने वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उनका टर्म अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इस टाइम में अगर आपको उनको रिमूव करना है उनके सीट से तो 2 रास्ता है, उसके बारे में पूछा है वो हम जानेंगे। नेक्स्ट, कैन हिज इम्पीचमेंट, ये जो इम्पीचमेंट वर्ड है ना, ये रिमूव का ही प्रतिशब्द है, और ये इम्पीचमेंट इंडिया में खाली प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, विदाउट प्रेसिडेंट फॉर नॉट फॉर एनीवन, ये शब्द यूज नहीं होता है। तो सवाल है, कैन हिज इम्पीचमेंट स्टार्ट फ्रॉम आरएस, मतलब राज्यसभा, क्या राज्यसभा से इनकी इम्पीचमेंट स्टार्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहले तो दोनों जो उपाय है, 2 ways जो है उनका इम्पीचमेंट का, उनको रिमूव करने का, वो हम देखेंगे। पहला तो ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। पहला तो खुद रिजाइन कर रहे हैं, अगर ऐसा हो कि जो प्रेसिडेंट है वो खुद रिजाइन कर रहे हैं, उनका रेजिग्नेशन लेटर जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो खुद वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन लेटर दे रहे हैं कि मैं खुद अपने आप ये काम छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा अगर हो तो रिमूव हो सकते हैं। दूसरा, ऑल्सो कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ये जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है, ये इसके द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके भी हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो वो कैसे हो सकता है वो देखेंगे। पहला कंडीशन वो खुद रिजाइन करें, दूसरा कंडीशन है वो रिजाइन नहीं कर रहे, हम उनको इम्पीचमेंट कर रहे हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर होता है कि कौन सी प्रोसीड्यूर के माध्यम से आप उनको रिमूव कर सकते हैं उनके सीट से। तो देखिए ये हम देखेंगे इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है। उससे पहले आपके दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे दूं, कैन हिज इम्पीचमेंट स्टार्ट फ्रॉम आरएस, ये जो मैं लिखा ये एक्चुअली लक्ष्मीकांत ने लिखा है। अब देखिए, द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फोकस ऑन दिस वर्ड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउस होता है, राज्यसभा एंड लोकसभा। जब बोले आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो ऑब्वियसली राज्यसभा से स्टार्ट हो ही सकता है, राज्यसभा दोनों हाउस में से एक है, और यहाँ पे बोला है दोनों में से कोई भी एक हाउस में से उनका इम्पीचमेंट का चार्ज लाया जा सकता है, नो मैटर इट इज राज्यसभा और लोकसभा। तो आपका आंसर है यस, राज्यसभा से लाया जा सकता है उनका इम्पीचमेंट का चार्ज। आप बोल रहे हैं दिस चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस दैट फॉर्म द चार्ज, राज्यसभा या लोकसभा जो सभा पार्लियामेंट का जो हाउस इनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट का चार्ज ला रहे हैं, तो वहां का 1/4 मेंबर, मतलब 1/4 मेंबर, अगर 100 पीपल है तो 20 जो पीपल होगा 25 उनको साइन करना पड़ेगा कि हाँ ये इनका अगेंस्ट में हम बोल रहे हैं कि ऐसी बात है, उनके इम्पीचमेंट का चार्ज लाया जा रहा है उनका अगेंस्ट। और इसके साथ साथ 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, जब ऐसे इम्पीचमेंट का चार्ज आता है तो उसी टाइम उनको रिमूव करने से पहले 14 days पहले, मतलब मानो उनको 14 तारीख को रिमूव किया जाएगा तो 1 तारीख को ही उनको एक नोटिस पहुंच जाना चाहिए। पहली बात तो है राज्यसभा और लोकसभा कोई भी हाउस का 1/4 मेंबर उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट का चार्ज लाएंगे, और उसके साथ साथ रिमूवल का 14 days पहले उनको एक नोटिस मिल जाएगा कि हाँ आपके अगेंस्ट ऐसे कार्रवाई होने वाला है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस एक्चुअली कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, पहले एक बात यहाँ पे बोल दूं, जो प्रेसिडेंट होता है ना, मतलब जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का चार्ज लाया गया है, उनके पास ये राइट होता है कि जब
क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अगर आप किसी के अगेंस्ट एक बात उठाएंगे, वो भी प्रेसिडेंट के जैसे कोई पावरफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट, जो कि हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जिनके नाम पे सारा काम हो रहा है, उनके अगेंस्ट आप अगर ऐसी बात उठाएंगे तो जरूर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो उस इन्वेस्टिगेशन में जो प्रेसिडेंट जिनके अगेंस्ट में आप इम्पीचमेंट का चार्ज ला रहे हैं, तो उनको भी मतलब प्रेजेंट रहने का अनुमति होता है, मतलब वो खुद इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट देख लेते हैं। पहली बात तो है, हम पहले ही बोले हैं कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से कोई एक हाउस का 1/4 मेंबर्स उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट का चार्ज लाएंगे और 14 डेज पहले ही प्रेसिडेंट को एक नोटिस मिल जाएगा। अब ये दोनों काम हो गया, चार्जेस भी आ गए और उनको नोटिस भी मिल गया। इसके बाद क्या होता है, द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज the impeachment resolution is passed by a majority of 2/3 of the total members of that house। जिस हाउस में से उनके अगेंस्ट में ऐसी बात आई है, चार्जेस आई है, उस हाउस के 2/3 जो मेंबर होगा, मतलब टोटल मेंबर में से 3 भाग के 2 भाग, मतलब आप देख ही पा रहे हैं कि 50% में भी ज्यादा, 50% से ज्यादा जो मेंबर्स होंगे उन लोगों को इस बात को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस बात के समर्थन में रहेंगे, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस सपोर्ट करेंगे उस बात को। एक तो 1/4 लोग उसको चार्जेस लाए हैं उनके अगेंस्ट, प्रेसिडेंट अगेंस्ट चार्जेस लाए हैं। अब चार्जेस लाने के बाद उस हाउस का, मतलब राज्यसभा हो या लोकसभा, जिस हाउस में चार्जेस लाया गया है, उस हाउस के 50% से भी ज्यादा मेंबर्स उस बात को समर्थन कर रहे हैं, ये बात होनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होगा, सेंड टू द अदर हाउस व्हिच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। मतलब अगर राज्यसभा में बात आई है, चार्जेस आई है, तो राज्यसभा के मोर देन 50% मेंबर्स उसको सपोर्ट करेंगे। ये होने के बाद ये चार्जेस को हम दूसरे हाउस में ट्रांसफर करते हैं। मतलब राज्यसभा में चार्जेस अगर आए हैं तो हम लोकसभा को इन्वेस्टिगेट करने देंगे, अगर लोकसभा से चार्जेस आए हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए राज्यसभा के पास मतलब भेजा जाएगा। उसके बाद इफ द अदर हाउस आल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड पासेस इट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। मतलब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे दूसरे हाउस, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर मोर देन 50% मेंबर्स उस चार्जेस के साथ सहमत होते हैं, समर्थन देते हैं कि हाँ ये चार्जेस वाकई सच है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला इट इज ट्रू, अगर ऐसा हुआ तब जाके प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूवल फॉर हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द रिजोल्यूशन इज सो पास्ड। मतलब जिस दिन ये बात साबित हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद कि हाँ जो चार्जेस लाया गया है इट्स ट्रू, और इस बात को समर्थन करेंगे 2/3 ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हाउस, जो हाउस इन्वेस्टिगेट किए हैं उनके मोर देन 50% मेंबर्स इस चार्जेस को समर्थन देंगे, तब जाके ही हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। हमें जानना है प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो क्या क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है और नॉट, ये हम देखेंगे। हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन इट, कौन इस इम्पीचमेंट के प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेट्स सी द आंसर। पहली बात तो है ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस ही होता है। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन जो था कि हु डज नॉट पार्टिसिपेट, इसको देखेंगे हम। देखिए, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। पहली बात है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनी ऑफ द टू हाउस, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग, सारे लोग उनके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। पहली बात, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द both the houses of parliament and all the legislative assemblies of all the states of India, with that legislative assemblies of Union Territory of Delhi and Puducherry, इनके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि उनके इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके इम्पीचमेंट में खाली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ये पार्टिसिपेट करते हैं, ना तो कोई यूनियन टेरिटरी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ना कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट जो होता है उनका इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर तो कहीं भी नहीं है, ना इलेक्शन में है ना इम्पीचमेंट में है। तो ये सीधी सी बात है, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें है ही नहीं। वो इलेक्टेड मेंबर्स में मतलब इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं कर सकते। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, बट नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनी ऑफ द स्टेट असेंबली जो होता है, उनके कोई भी स्टेट असेंबली का नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर्स कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इम्पीचमेंट में। सेम दिल्ली एंड पुदुचेरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर है वो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पीचमेंट में नहीं कर सकते। मुझे पता है ये थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, पर अगर आप अच्छे से देखेंगे दो बार तो शायद कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स शायद इम्पीचमेंट में है, बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व्स एज प्रेसिडेंट इफ टर्म एक्सपायर्स। दूसरा कंडीशन है अदर देन दैट, एंड बोल रहा है हाउ मच टाइम इज एलोकेटेड टू एलैप्स विदाउट कंडक्टिंग एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। पहली बात तो है अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, वो इल हो सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी हो सकते हैं, उनका टर्म एक्सपायर हो गया, ऐसा हुआ, तो उस टाइम में कौन प्रेसिडेंट के जगह में बैठते हैं, मतलब वो जो उनका काम है वो कौन संभालते हैं, वो हम देखेंगे। पहली बात तो अगर प्रेसिडेंट के सीट वैकेंट होता है, उनका टर्म खत्म होने के बाद 5 इयर्स ऑफ उनका जो ऑफिशियल टर्म होता है वो खत्म हो गया है और सीट वैकेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, हम नया इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। और नया इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद जो नए प्रेसिडेंट आएंगे, वर्तमान प्रेसिडेंट उनको अपना चार्ज मतलब देके वो छुट्टी ले सकते हैं, मतलब वो ऑफिस लीव कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश हमारे इलेक्शन करने में देर हो रहा है तो उस केस में पुराना जो प्रेसिडेंट रहेगा उसको ही होल्ड कराया जाता है कि भाई जब तक आपका सक्सेसर आकर ड्यूटीज नहीं संभाले तब तक ही आपको ऑफिस संभालना पड़ेगा। इस केस में वाइस प्रेसिडेंट हेल्प नहीं कर सकते। और अगर कंडीशन ऐसा हो कि हमारा प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दिया, उनका डेथ हो गया, ऐसी किसी कंडीशन हो गया, या तो उनको रिमूव कराया गया, इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट ही उनका ऑफिस संभालते हैं। और इसी टाइम के मतलब ऑफिस जब वाइस प्रेसिडेंट संभाल रहे हैं उस समय विदिन 6 मंथ नया इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है और नए प्रेसिडेंट आके उनका चार्ज संभालते हैं। और यहाँ पे एक बात है, अगर प्रेसिडेंट
अस्वस्थ होते हैं या छुट्टी लेते हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उस टाइम में भी वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंशियल जो ऑफिस है उसको संभाल के उनका काम देखते हैं। और जब तक हमारा प्रेसिडेंट स्वस्थ होकर या छुट्टी खत्म करके वापस नहीं आ रहे तब तक वाइस प्रेसिडेंट को सीट संभालना पड़ता है। अब अगर ऐसी कंडीशन हो कि वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो चार्ज देंगे कि आप प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालिए। और इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहते हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है उस टाइम में अवेलेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मतलब सॉरी प्रेसिडेंशियल जो काम है जो ऑफिस है वो संभालते हैं। अब यहाँ पे एक बात है, जो भी प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालेंगे उनके मतलब प्रेसिडेंट के सारे पावर एंड इम्यूनिटीज उन्हीं को ही मिलेगा, मतलब जो उसी टाइम ऑफिस संभाले उनको ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन प्रेसिडेंट समन, सस्पेंड और डिसॉल्व लोकसभा? क्या प्रेसिडेंट जो लोकसभा होता है उसको समन कर सकते हैं या सस्पेंड और डिसॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है यस, प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं, कोई भी लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे कंडीशन है क्या, प्रेसिडेंट कैन आल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट व्हिच इज प्रेसिडेंट ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा को ही समन, सस्पेंड और डिसॉल्व नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को जॉइंट सिटिंग को भी कर सकते हैं, ही हैज दैट पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बिल्स प्रियर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड? प्रेसिडेंट के प्रियर असेंट का मतलब होता है कोई बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट का अनुमति लेना है, ये अनुमति लेना है जो है उसको प्रियर असेंट बोलते हैं। ये कौन सी बिल के मतलब कौन सी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें प्रेसिडेंट का जो प्रियर असेंट है वो लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है, वो हम देखेंगे। पहले देखिए, प्रियर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज नीडेड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिल्स। कौन सी बिल आप बताते हैं? रिलेटिंग टू फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट, अगर नया स्टेट आपको बनाना है विद इन इंडियन टेरिटरी तो आपको उनका प्रियर असेंट लेना पड़ेगा बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले। और ऑल्टरिंग स्टेट बाउंड्रीज, मतलब कई बार होता है ना, एक बड़ा स्टेट को तोड़ के हम दूसरा बना रहे, या फिर वो जो स्टेट का बॉर्डर होता है कुछ पार्ट इसके अंदर, कुछ उसके बॉर्डरिंग दूसरा स्टेट है उसके अंदर, तो हम चाहते हैं इस स्टेट का कुछ पार्ट इस स्टेट में आ जाए। ऐसे अगर ऑल्टरिंग स्टेट बाउंड्रीज का काम होता है तभी आपको प्रियर असेंट लेना होता है। या तो फिर इंपोजिंग टैक्सेस इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, अगर कोई स्टेट कुछ भी टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मतलब टैक्स इंपोज करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन है तो वो टैक्स इंपोजिंग का जो बिल होता है उसको भी इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट का प्रियर असेंट लेना है। और एक चीज है सॉरी, वो है मनी बिल। मनी बिल के क्षेत्र में भी सेम बात है, आपको प्रियर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट लेना है। तो ये 2-3 क्षेत्र है जहाँ पे प्रेसिडेंट का प्रियर असेंट लिया जाता है बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अभी तक तो बहुत लॉन्ग हो गया होगा, आई हैव नो नेट कनेक्शन, तो टोटली फोन के ऊपर डिपेंडेंट है, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, और 14 क्वेश्चन हमें रहेगा जो हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम कंप्लीट करेंगे, कल शायद कर पाऊंगी। आज के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कैन प्रेसिडेंट डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस? क्या प्रेसिडेंट युद्ध जो है उसका स्टार्टिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। इन इंडिया द प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ही अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्सेस एंड आल्सो ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस, बट दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। मतलब एक बात में बोलूं तो यस, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस, बट ये करने के लिए उनको पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ये 14 क्वेश्चन हो गया, ये हम आज रिवाइज किए, कल हम करेंगे बाकी 14 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है इसमें, तो ये खत्म हो जाएगा। और एक बार प्रेसिडेंट खत्म होने के बाद आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बात है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में सेम है, तो आपको आसानी से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रेसिडेंट के बाद हम वाइस प्रेसिडेंट करेंगे ताकि हम भूल ना जाए, एक साथ में हो जाएगा। एंड देन वी विल गो फॉर गवर्नर, क्योंकि ये थोड़ा सेम चीज है, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर, इनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज है, इनके अपॉइंटमेंट में, इनके पावर में, तो इसलिए ये सब एक साथ कर लेंगे तो खुद ही को रिवाइज करने में, रिमेंबर करने में भी आसान होगा। तो सी यू अगेन, कल फिर मिलते हैं इसका दूसरे पार्ट के साथ, जहां हम रेस्ट ऑफ द 14 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फोकस ऑन योर स्टडी। सी यू अगेन, बाय, साइनिंग ऑफ, स्वाति, योर स्टडी पार्टनर।